सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र शुरू कर रहे हैं। एक दो बातें सुन लो पहले। देखो सुश्रुत के अंदर सुश्रुत फर्स्ट जिसको तुम बोलते हो पूर्वार्ध, उसमें कितने स्थान है बोलो? 5। और अध्याय कितने? 120। और जिसको तुम सुश्रुत का सेकंड पार्ट या उत्तर तंत्र कहते हो, उसमें कितने चैप्टर हैं? 66। ठीक, अब सुनना, ये जो 66 चैप्टर्स हैं, ये अष्टांग आयुर्वेद में से 4 अंगों को कवर करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? शालाक्य। शालाक्य के बाद में बाल रोग, है ना, वही। और तीसरे नंबर पे काय चिकित्सा, और चौथे नंबर पे भूत विद्या। भूत विद्या में उन्माद अपस्मार वो आएंगे। और लास्ट में 4 चैप्टर बचते हैं, उनको बोलते हैं तंत्र भूषण। उनकी सबकी बात करेंगे। अब जो शालाक्य वाला पोर्शन है उसकी क्लास शुरू कर रहे हैं। और शालाक्य की स्टार्टिंग जो उत्तर तंत्र में शुरू होती है वो होती है नेत्र रोगों से। नेत्र रोग की संख्या की अगर बात करें तो सुश्रुत योग रत्नाकर ने कितने माने? 76। और सुश्रुत के अनुसार 76 और क्या है? सुश्रुत के अनुसार 76 डिजिट में कुछ और है? कोई व्यापक वस्तु। ठीक है, बाप्रकाश माधव ने नेत्र रोग 78 माने, वाग्भट शारंगधर 94 मानते हैं। चरक ने वात पित्त कफ सन्निपात भेद से 4 माने। और अष्टोदरी में चरक संहिता के अंदर सारे रोगों के भेद लिखे हुए। लेकिन जब नेत्र रोग पढ़ते हैं तो वहां पहले 4 ही बोलता है, फिर लास्ट में कितने लिखता है? 96। अब सुनो, सुश्रुत से ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ शालाक्य तंत्र इन आयुर्वेद या शालाक्य तंत्र के अधिपति कौन? विदेराज निम्मी। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी लिखी हुई ज्यादातर चीजें खो गई, खत्म हो गई। अब कौन बचा? सुश्रुत। तो शालाक्य तंत्र का अधिपति तो यही माना जाएगा। ठीक, ईएनटी से ऑप्थेल्मो से रिलेटेड जो भी चीजें होती है आयुर्वेद में सब शालाक्य मान। ठीक है, और आयुर्वेद में बीएचयू के अंदर ऑप्थेल्मो में और ईएनटी में अलग अलग पीजी होती है, बाकी सब जगहों पर एक साथ ही होती है। जो ये डेंटिस्ट वाला सारा सिलेबस है वो भी इसी में। मुख रोग आते हैं ना, दंत रोग, मुख रोग। अब शालाक्य तंत्र के अधिपति विदेराज निम्मी। और अगर तुमसे पूछा जाए कि शल्य तंत्र के, तो क्या लिखोगे? अरे मूर्खों, शल्य तंत्र का तो सुश्रुति होगा, है ना। अब एग्जाम में क्या होता है, शल्य और शालाक्य को ध्यान से देखना होता है पेपर में। जब पीजीआई एग्जाम दोगे तो वहां पर ही देखना शल्य लिखा है शालाक्य लिखा है। ठीक, अब चूंकि विदेराज निम्मी द्वारा जो भी लिखा गया वो उपलब्ध नहीं है, तो जब प्रिंसिपल नहीं होता है तो किसकी सुननी होती है? वाइस प्रिंसिपल की। अब सुश्रुत अंकल को सुनना पड़ेगा क्योंकि इनका सारा मेटेरियल अपने पास अवेलेबल है। ठीक, अब सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अंदर स्टार्टिंग में नेत्र रोगों का वर्णन किया, उसके बाद नासा रोग भी आएंगे, शिरो रोग भी आएंगे, मुख रोग ही अपन को पढ़ा देता है उसी में, निदान में और चिकित्सा के अंदर। ठीक है, अब सुनो, नेत्र रोग टोटल 76 माने। दोष अनुसार वर्गीकरण पढ़ रहा हूं मैं। वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16। और श्लोक के अंदर जो सन्निपातज है उनको सर्वज लिखा हुआ है, तो सर्वज या सन्निपातज कितने? 25। अधिष्ठान के अनुसार नेत्र को अपन अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे अपन मॉडर्न में बोलते हैं ना कि ये आईलेसेस है, इसके अंदर कॉर्निया है, आइरिस है, उसके ऊपर व्हाइट वाला जो स्क्लेरा वाला पार्ट, ऐसे बांटते हैं। वैसे ही आयुर्वेद के अंदर नेत्र को बांट रखा है संधि में, वर्त में, शुक्लगत में, कृष्णगत में, दृष्टिगत में, इन भागों में। तो एक सर्वगत और आता है, मतलब जनरलाइज इन्फेक्शन होते हैं नेत्र के ये पूरे एक साथ, वो सर्वगत नेत्र रोग होते हैं। सर्वगत 17 होते हैं, लेकिन सर्वज का मतलब है, देखो शब्द को तोड़ना, सर्व प्लस ज, जय मतलब जन्म, जो सबसे पैदा होता हो, मतलब सब कौन? वात, पित्त और कफ और रक्त, क्योंकि सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष माना। ठीक, तो सर्वज 25 है और सर्वगत कितने? 17। इस तरह से पढ़ने के बाद में लास्ट में आता है 2 बाह्य रोग होते हैं नेत्र के, उनकी अपन डिटेल में बात करेंगे, सनिमित और अनिमित लिंग नाश के बारे में। अब
दोष अनुसार भेद को ही आगे लेके बढ़े तो इसकी डिटेल है ये, सुनना ध्यान से। अभी के लिए साध्य याप्य असाध्य कुछ याद मत रखो, अभी ऐसा याद रखो कि वातज नेत्र रोग कितने थे, 10, ये उन 10 के नाम। पित्तज कितने थे, ये उन पित्तज के नाम 10 के। कफज कितने थे, 13, ये 11, ये 1 टोटल कितने हो गए 13। ये रक्तज कितने हो गए 11 और 1 12 और 4 16, ये 16 के नाम है। अभी इसलिए नहीं बोल रहा हूं इनकी साध्यता असाध्य के बारे में कि पहले तुम्हें ये पता चले कि ये जो टेबल बनी हुई है इसको कैसे पढ़ना, ठीक। अब आप इस ऊपर चलते हैं, ऊपर चलोगे तो अधिष्ठान के अनुसार लिखा है, लेकिन इसका डिवाइडेशन अपन पहले नेत्र की रचना और क्रिया पढ़ेंगे, अभी समझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कहां संधि होती है, कहां वर्तन होता है। साध्यता असाध्यता देखते हैं। इन 76 में से साध्य कितने, 52, याप्य कितने 7 और असाध्य कितने 17, ठीक है। फिर एक इसका वर्गीकरण और होता है चिकित्सा के आधार पर, जैसा आपने सर्जरी में पढ़ा होगा छेदन भेदन लेखन वेदन ऐसे। तो छेदन का मतलब काट कर अलग करना, निकाल लेना। लेखन का मतलब स्क्रैपिंग है, सुपरफिशियल छेदन ही एक तरह से लेखन मानो आप, ठीक। वेदन का मतलब इंसाइज करना, चीरा लगाना। वेदन का मतलब पंचर करना। अब आप ध्यान से देखो, ये जो है ना छेदन लेखन भेदन वेदन, ये यही 52 है कि किस तरह से साध्य। और इसके अंदर क्या ऐड होगा, अशस्त्रकृत 12, जिनके अंदर सर्जरी नहीं करनी होती। तो कुल मिला के अगर याप्य 7 और असाध्य 17 को अपन निकाल दे तो ये जो सर्जरी से ठीक होने वाले और बिना सर्जरी से ठीक होने वाले, ये दोनों मिला के ही तो साध्य हो जाएंगे 52। बात समझ में आ रही। तो 52 साध्य हो गए, याप्य 7 है असाध्य 17। अब याप्य का कंसेप्ट सुन लो। एक बीमारी होती है कैटरेक्ट, आयुर्वेद में उसको तिमिर कहते हैं, और अलग अलग कंडीशन में उसको तिमिर, कांच और लिंगनाश बोला गया, ठीक। तो तिमिर जो रोग होता है वो हमेशा ही क्या होता है, याप्य, और 6 प्रकार का तिमिर होता है। अब 7 में से 6 तो तिमिर याप्य है, टोटल याप्य आपको 7 याद रखने, उसमें 6 तो क्या है तिमिर। एक होता है पक्षम कोप। पक्षम कोप का मतलब है कि जो आपकी आईलैशेज है ना वो बिल्कुल आईलिड के ऊपर है, अगर ये जो आईलैशेज है वो अंदर की तरफ मुड़ जाए, या आंख की जो आईलिड वाली मार्जिन है उसकी अंदर की तरफ रोमकूप और बाल बाहर आए तो अंदर ही मुड़ेंगे, एंट्रोपियन बोलते हैं उसको, तो आंख के अंदर चुभेगा, तो वो पक्षम कोप। पक्षम मतलब आईलैशेज, कोप मतलब कुपित होना। तो कुपित होना किसको कहते हैं कि अपनी साम्य अवस्था को छोड़ के दूसरी तरफ मुड़ जाना। दोषों के अर्थों में भी यही है कि दोष अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया। अब आईलैशेज की जगह कहां है, बाहर। कुपित होने का मतलब किधर चला गया, अंदर, इसलिए उसको क्या बोला, पक्षम कोप। पक्षम कोप और 6 तिमिर मिला के टोटल 7 याप्य नेत्र रोग होते हैं 76 में। आगे बात समझ में। 52 साध्य, 7 याप्य, 17 असाध्य। अब एक चैलेंज है क्या, अगर आप दोष अनुसार याद कर लेते हैं और उसके साथ साथ में साध्य याप्य असाध्य को रखते हैं तो दोनों साथ याद करना ज्यादा इजी है सिर्फ दोष वालों को याद करने के। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे आप कोई मोबाइल नंबर याद करते हैं, ये मेरा फोन नंबर है, अब इसको आप कंटिन्यू 10 डिजिट में याद नहीं कर सकते। आप कैसे याद करोगे, या तो करोगे 9413720487, याद रखने के लिए ऐसे बोलोगे, या फिर आप ऐसा करोगे 9413720487, ऐसे याद करोगे। पॉइंट क्या है कि अपनी मानवीय मर्यादा या ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो 25-25 चीजों को सीक्वेंस याद नहीं रख सकती। तो अपने पास तो ऑप्शन है ना कि इन दोषानुसार वालों को 3 में तोड़ सकते हैं भाई, वातिक साध्य, वातिक याप्य और वातिक असाध्य। अब कितने याद करने, 5 + 1 + 4, तो 5 का ग्रुप याद रह सकता है, 1 तिमिर है सब में, और 4 याद रह सकते हैं इधर असाध्य। अब सुनना, वातिक 10 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना। वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत। अभिषंद कंजक्टिवाइटिस को बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, और अधिमंत का संबंध ग्लूकोमा से। ग्लूकोमा एक नेत्र रोग है, आगे पढ़ेंगे अपन इन सब।
फिर है शुष्क अक्षिपात, अन्यत्वात और वात प्रलय। अगर आप ध्यान से देखो इन पांचों नाम को तो इनमें वात दिखेगी, इसमें वात पड़ा है, इसमें वात पड़ा है, इसमें वात है, इसमें वात, और यहां शुष्क स्पष्ट लिखा हुआ है तो क्या है, वात। तो 5 साध्य वातिक नेत्र कौन कौन से हो गए, 2 तो अभिषेक और अधिमंत हो गए। ये सब नहीं चलेंगे, अभिषेक अधिमंत, पित्तज में भी कफज में भी ऐसा है ना। याप्य में ओनली एक है, क्या, कांच है, वही तिमिर वही कांच। अब सुनना, वातिक असाध्य, देखो एक तो लिखा है हतादिमंत, एक लिखा निमेश, एक लिखा गंभीरिका, और एक लिखा वात हत वर्त। अब मुझे पता है वात हत वर्तम तुम्हें याद रह जाएगा, और असाध्य कैसे करोगे, हत का मतलब नष्ट होना, तो वात की वजह से वर्तम नष्ट हो गया, ऐसे मानो इसको। तो नष्ट होने वाला वातिक असाध्य हुआ, एक तो याद रह जाएगा, पीछे बच गए 3, ऊपर वाले में हत लिखा हुआ, अतादिबंत और वात हत वर्तम 2 हो गए, 2 बच गए निमेश और गंभीरिका। जब इन रोगों को आप पढ़ोगे तो उसे पक्का पता चल जाएगा कि निमेश वातिक क्यों है। निमेश का मतलब है कि जो अपन पलके झपकाते हैं ना, वो उसे कंट्रोल से बाहर हो जाती, तो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हट गया। नर्वस सिस्टम का रिलेवेंस किससे, बात से, समझ आ रही बात। 4 है, चारों को याद करना पड़ेगा। वातिक असाध्य को हतादिमंत 1, निमेश 2, गंभीरिका 3, वात हत वर्तम 4। ठीक है, वातिक 10 को मैं फिर से याद करवाने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान देना इसमें। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि कुल नेत्र रोग कितने होते हैं, 76, और इन 76 नेत्र रोगों का दोषानुसार विभाजन करें तो वातिक कितने हैं, 10, पित्तज कितने हैं, 10, कफज कितने हैं, 13, रक्तज कितने, 16, और सनिपातज कितने, 25। ध्यान से देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, बीच में कोई भी लो डिजिट नहीं आ रही है, 10, 10, 13, 16, 25। तो कुल मिला के ये हुआ, विपकर्ष पढ़ते हैं ना अपन ज्यादातर वेदों में, विपकर्ष पढ़ते हैं 10, 10, 13, 16, 25, ये विपकर्ष का सीक्वेंस होगा। +2 में क्या हो गए, बाह्य 2, इनकी भी बात ही नहीं करेंगे, बाह्य। ठीक, अब इन 10 को अपन ने 3 कैटेगरी में बांट दिया, साध्य, याप्य और असाध्य। याप्य ओनली 1 है, असाध्य कितने, 4। अब इनको जोड़ो, 4 और 1 5, 5 10 में से घटाओगे तो साध्य कितने बच गए, 5। अब जो 5, 4 असाध्य उसमें 2 हत है, एक हतादिमंत और एक वात हत वर्त, 2 रह गए निमेश और गंभीरिक। तो 4 वातिक असाध्य याद हो गए, 1 याप्य वातिक याद हो गए। अब जो 5 साध्य है उनके अंदर 4 में तो वात ही लिखा पड़ा है, तो तुम्हें लगे कि न तो याप्य है न असाध्य और वात आ रहा, तो पक्का वाती साध्य होगा। खाली याद क्या करना है, शुष्क अक्षिपात, उसमें भी शुष्क बोल रहा कि मैं वातिक हूं। ठीक है, पैतिक प्यात, पैतिक टोटल कितने, 10। इनके नीचे डिजिट लिखी हुई है, देखो वात जो 5 + 1 + 4 है ना। जैसे कुछ बच्चे यूजी वाले ऐसे याद कर लेते हैं 514, 622, 11 तो उससे थोड़ा याद रह जाता। ठीक, अब सुनना पैतिक को, 2 तो अभिषेक अधिमंत होंगे, 1 पित्त विदक दृष्टि, कोई रोग होगा आगे पढ़ेंगे दृष्टिगत के अंदर, 1 अम्ल्या दूषित, अम्ल बता रहा है कि वो पित्त है। ठीक, 1 धूमदर्शी, धुआं बता रहा है कि वो पित्त, 1 है शुक्ति का। अब आप लोगों में से किसी ने ग्रहणी रोग पढ़ा हो तो वहां लिखा है कि भोजन पचता नहीं है, सुप्तता को प्राप्त हो जाता है। सुप्तता का मतलब होता है अम्लीयता को प्राप्त हो जाता है, बात समझ में आ रही। और भेषज कल्पना में एक कल्पना भी होती है सुप्त, है ना, सुप्त या सुप्त, आप इसको मानो सिरके जैसी खट्टी होती है। अब सुक्ति का वैसे तो मीनिंग इसका यह है कि यह एक पैतिक रोग है, और जो मुक्ता शुक्ति होती है ना, मोती के ऊपर का कवर, रसासन पड़ा था वैसा बिंदु बन जाता। लेकिन तुम इस सुक्त को किससे याद रखोगे, खट्टे वाले सुक्त। तो अम्ल्यादूषित शुक्ति का धूमदर्शी, पित्त विदक दृष्टि, पैतिक अभिषण, पैतिक अधिमंत,
टोटल कितने साध्य हो गए? 6। 2 कांच पैतिक होते हैं, एक परिअम्लायी कांच और एक नील कांच। ये अपन जब कांच के भेद पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक। और 2 असाध्य है। अब एक और नई चीज है, अभी आप स्टार्टिंग में सबसे पहले संधिगत रोग पढ़ेंगे। संधिगत का मतलब है जितनी भी, जैसे वर्त आईलैशेज की आईलिड की जो जंक्शन है वो एक संधि, आईलिड की और स्क्लेरा का जंक्शन है वो संधि, स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन है वो संधि, समझ रहे हो? तो उन जंक्शन पर नेत्र में जहां भी रोग होते हैं उनको संधिगत रोग कहते हैं। और वो टोटल कितने होते हैं? 9। इन 9 संधिगत में 4 स्राव होते हैं और चारों ही स्राव असाध्य होते हैं। अब मेरी बात सुनना, 4 स्राव हैं, लेकिन देखो पैतिक स्राव हो सकता है, कफ स्राव हो सकता है, रक्त स्राव हो सकता है, पूय स्राव हो सकता है, लेकिन वातिक स्राव थोड़ी हो सकता है। वात का तो क्या स्राव होगा, इसलिए वातिक असाध्य के अंदर स्राव नहीं आता। बाकी असाध्य में एक फिक्स हो गया, पैतिक स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव, पूय स्राव। तो 2 कंसेप्ट क्लियर है कि याप्य के अंदर तिमिर पक्का आएगा और असाध्य के अंदर श्राव पक्का आएगा, लेकिन वातिक श्राव कोई होता ही नहीं, इसलिए असाध्य वातिक 4 है। अब जितने भी असाध्य पढ़ोगे उन सब में एक तो पक्का क्या है? श्राव। अब पित्त वाले को पढ़ते हैं। पैतिक अभिषंध, पैतिक अधिमंत, पित्त विदक दृष्टि, अम्लीय दूषित, धूमदशी, शुक्ति का, ये साध्य पैतिक नेत्र रोग है। याप्य में परिअम्लायी कांच और नील कांच, ये 2 रोग, ठीक। असाध्य में एक तो पैतिक स्राव होगा, एक याद करना इंपॉर्टेंट है, हस सुजाट। और जब 2 याद रहेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक तो पैतिक स्राव हो गया और दूसरा क्या हो गया? हस सुजाट। चलो आगे बढ़ते, क्या कहता है आगे? कफज नेत्र रोग टोटल कितने? 13। 11 + 1 + 1, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक कांच, एक स्राव, याप्य और असाध्य हो गए, बाकी सारे कफज क्या है? 7। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये कफज है, इनको मैं भी नहीं पढ़ रहा, सॉरी ये वाले, ये कफज कांच याप्य और ये कफज स्राव क्या हो गया? असाध्य। इसके अलावा जो भी तुम्हें कफज लगे हो हर चीज क्या है? साध्य। अब कौन कौन से एक बार इनके नाम देख लेते। कफ विदक, वो कफ अभिषंध, कफज अधिमंत, कफ विदक दृष्टि, यहां तक कोई डाउट नहीं। ये जो उपना रोग है ना, इसका पूरा नाम है श्लेष्म उपना, लेकिन जहां ये श्लोक लिखा हुआ उपना लिखा हुआ है, बाकी पूरी संहिता में श्लेष उपना लिखा है, तो ये कफज होगा ही होगा, श्लेष उपना है। ठीक, समझ पा रहे बात को? फिर आगे लिखा कृमि ग्रंथि, वात पित्त कफ में से कृमि कफ ही उत्पन्न कर सकता है। स्निग्धता उसी में है, शीतलता उसी में है, क्योंकि वात रुक्ष है और पित्त उष्ण है। अब रुक्ष और उष्ण कृमि के लिए प्रकृति विघात जैसी बात है, अपोजिट चीजें हैं, तो वहां कृमि नहीं हो सकती। फिर आगे देखो क्लिन्नवर्त, क्लिन्नता का अर्थ देखो, वैसे तो क्लेद पित्त के कारण होता है, लेकिन यहां क्लिन्नता का अर्थ है अत्यधिक स्निग्ध स्राव, उससे आईलिड चिपचिपी रहेगी, इसलिए क्लिन्नवर्त। फिर 2 याद करने जरूर से, लगन और पोत की, ये याद कराऊंगा मैं। शुक्लार में शुक्ल कौन होता है? कफ। पिष्टि किसके कलर की? व्हाइट, कफ के कलर की। बलास ग्रथित, बलास कफ का पर्याय होता है। आई बात समझ में? अब ध्यान सुनो, टोटल कफज नेत्र रोग कितने होते हैं? 13, जिसमें से एक कफज कांच याप्य, एक कफज स्राव असाध्य और 11 सभी कफज साध्य। इसमें से 1-2 तो हो गए अभिषेक अधिमंत, एक कफ विदक दृष्टि हो गया, 3, चौथा श्लेष्म उपना, 5वां कृमि ग्रंथि, 6ठा क्लिन्नवर्तम, 7वां और 8वां याद करना लगन और पोत की, 9वें में शुक्ल पड़ा है, 10वें में पिष्टि पड़ी है और 11वें में बलास। आई बात समझ में? इस तरह से अपन ने कफज 13 नेत्र रोगों को याद कर लिया। अब अगर अपन 13 को यूं रटते तो नहीं याद होते, लेकिन एक एक इधर बट गया, 11 इधर बट गए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट रक्तज, टोटल कितने? 16। अब 1 सेकंड के लिए काम करना, मैं तो ऐसा कर सकता हूं, तुम कर नहीं पाओगे, करना मत तुम। अभी के लिए अधिष्ठान को छोड़ देना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना। टोटल रक्तज रोग 16, याप्य तो एक ही होना है, रक्तज कांच, एक हो जाएगा तुम्हारा क्या?
श्राव, ये इसका श्लोक लिखा हुआ है मैंने, और ये श्लोक सबको याद करना है। MTR वही मुझे तुम रटो, तो इसको अगर रट लिया तो बाकी सारे याद हो जाएंगे। श्लोक क्या कहता है? रक्त स्रावो अजगा जातम शोणितार्षो वर्णान्वितम शुकम न साध्य। ध्यान से सुनना, एक एक को समझाने की कोशिश करता हूं। रक्त स्राव असाध्य है, पहले बात होगी। एक अजगा जात होता है, आयरिस जो है वहां से सिलियरी मसल्स जो है वो प्रोलेप्स हो जाती है कोर्निया को टीयर करके, उसको अजगा जात कहते हैं। अजगा जात क्यों कहते हैं? क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर इतना होता है कि जब सिलियरी मसल्स बाहर की तरफ निकलती है ना, तो बकरी की मींगनी जैसी दिखाई देती। अजगा किसको बोलते हैं? बकरी। तो बकरी के मींगनी मतलब विस्टा जैसी प्रोलेप्स निकलता है, किसका? सिलियरी मसल्स का। अब आप ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये नेत्र है, ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये कॉर्नियल पार्ट है, और ये प्यूपिल हो गया। अब अगर सिलियरी मसल्स बाहर आ जाए यहां से यूं इस तरह से, तो या तो भाई सिलियरी मसल जब प्रोलेप्स करेगी तो आईबॉल टीयर करेगी ना, आईबॉल टीयर तो होगा तभी तो बाहर की तरफ आएगी। तो जब भी टीयर होता है आईबॉल में या कॉर्नियल पार्ट में, तब वो असाध्य होता है। क्यों? अजगा जात में टीयर हो रहा है। एक आगे देखो, शुकम ने साध्य, आप लोगों ने अभी पढ़ा है, पढ़ा नहीं होगा। जो कॉर्निया वाला पार्ट है ना, जैसे ये आईबॉल है और ये कॉर्निया वाला पार्ट है। अब कुछ लोगों में किसी इन्फेक्शन की वजह से, फिजिकल या केमिकल ट्रॉमा की वजह से, जो कॉर्नियल टिश्यू है उसकी ओपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और आपको पता हो तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, और कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्व सप्लाई होती है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट है, कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। ब्लड सप्लाई होगी तो ट्रांसपेरेंट कैसे रहेगा? तो आप इसको ऐसा समझो, जैसे आप इस फोन के ऊपर ये स्क्रीन गार्ड लगवाते हो ना, वैसा है। अब अगर इसमें स्क्रैच लग जाए तो स्क्रीन धुंधली दिखेगी। अब ठीक उसी स्क्रीन गार्ड का काम आइरिस के लिए कौन, वो प्यूपिल के लिए कौन करता है? कॉर्निया। समझ पा रहे हो? अब अगर उस पर तेजाब का छींटा लग जाए, कोई सिगरेट पी रहा है, माचिस जला रहा था और आंख में गिर जाए, तो कॉर्नियल टिश्यू बर्न होगा, श्रिंक होगा, मतलब कोई ना कोई ट्रॉमा होगा अगर कॉर्नियल टिश्यू को, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी डिस्टर्ब होगी। अगर कॉर्नियल टिश्यू की ट्रांसपेरेंसी डिस्टर्ब होती है तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी, मतलब धुंधला हो गया कांच। लेकिन अगर कांच फट जाए तो उसको बोलते हैं कॉर्नियल अल्सर, छेद ही हो गया। कॉर्नियल अल्सर ही ये है शूक। समझ पाए? अब अगर टीयर ही हो गया तो असाध्य वही हुआ। अरे बात समझे? 4 प्रकार के रक्तज असाध्य है। एक तो रक्तस्राव हो गया, एक सिलियरी मसल्स का प्रोलेप्स अजगा जात हो गई, एक मैं समझा रहा हूं तुमको शूकम ने साध्यम। तो ये व्रणान्वितम शूकम है, व्रण युक्त शूक। 2 तरह के शूक होते हैं। शूक का मतलब आप ऐसे समझो कॉर्निया में छेद होना या कॉर्नियल ओपेसिटी होना। तो देखो, एक तो होता है अव्रण शूक। अब मैं तुमको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखना। अब देखो, इस ये वाली जो पिक्चर तुमको दिख रही है, इसमें कॉर्निया क्या कंडीशन होगी? ये कॉर्नियल ओपेसिटी है। और अगर इसमें छेद हो जाए तो क्या है? कॉर्नियल अल्सर। तो कॉर्नियल ओपेसिटी अव्रण शूक है, मतलब घाव नहीं बना, शूक बन गया। शूक का मतलब ये हो गया ऐसा धुंधला पड़ गया कॉर्निया। समझ गए? और सैवण शूक का मतलब है कि धुंधला तो हुआ जो हुआ, उसके अंदर टीयर हो गया, रैप्चर हो गया कॉर्निया। तो रैप्चर वाला असाध्य है। इसलिए जब अपन रक्तज पढ़ते हैं 4 प्रकार के असाध्य, तो उसके अंदर अपने को एक मिलता है सवर्ण शूक। अब अगर इनको ध्यान से सोचे,
तो अब याद करना आसान है। कैसे? देखो, 4 रक्तज असाध्य, एक तो स्राव हुआ, एक अजका जात हुआ, एक है सवर्ण शुक। समझ गए? एक बच गया, कौन सा? शोणिताश। लिख लो, कार्सिनोमा ऑफ आईलिड। आईलिड का जो कैंसर होता है उसको शोणितार्स कहते हैं। असाध्य होगा। अब सुनना शुरू से। रक्तज टोटल नेत्र रोग कितने? 16। 16 में से एक एक तो पहले ही बिठा देना। याप्य में एक गया रक्तज कांच, असाध्य में एक गया रक्तस्राव। और मैं कह रहा हूं श्लोक याद करोगे तो मजा आ जाएगा। रक्तस्रावो अजका जातम शोणितार्शो वृणान्वितम शुक। 4 ही तो है। रक्तस्रावो अजका जातम शोणितार्शो वर्णान्वितम शुक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्यों काटा है वो सुनना। अभी अगर मैं तुमको, जैसे मैंने यहां लिख रखे हैं ना, वो अधिष्ठान भी मेंशन कर दिया इस, लेकिन आप तो ऐसा समझो ये सभी रक्त साध्य रोग। ठीक है, अब एक और फंडा आएगा। फंडा ये है कि नेत्र रोगों में अगर किसी रोग के नाम के साथ सिरा आता है, इसका मतलब वो रक्तज है। एक को छोड़ के, कौन सा? एक रोग होता है शिरा पिड़क, वो सन्निपातज होता है। बाकी सिरा जाल, सिरा हर्ष, सिरा उत्पाद, ये 3 ऐसे नेत्र रोग हैं जिनके नाम में सिरा आता है। और सिरा में कौन बहता है? रक्त। लेकिन पिड़का के अंदर तो पस बहेगी, और पस बनाने के लिए तीनों दोष चाहिए। शिशु ने बताया था, याद आया? विद्युति के परिपाक काल में तीनों दोषों का प्रकोप होता है। ठीक, तो पिड़का वाला सन्निपातज है। बाकी तीनों सिरा नाम वाले रोग क्या है? रक्तज, और तीनों ही साध्य। ठीक, सिरा पिड़का इसमें नहीं आएगा। अब सुनना, 2 तो अभिषंद और अधिमंत हो गए, 3 हो गई सिराएं, सिरा उत्पाद, सिरा हर्ष और सिराजा। ठीक, एक लिखा है एवर्ण शूक, सैवर्ण शूक, एवर्ण शूक, अजगा जात, तीनों ही रक्तज है। लेकिन एवर्ण शूक साध्य रक्तज है, अजगा जात और सैवर्ण शूक असाध्य रक्तज। आई बात समझे? आगे देखो क्या क्या पढ़ते हैं। अर्जुन, अर्जुन को ऐसे याद रखना, अर्जुन धनुर्धारी था तो अर्जुन रक्त बहाता है, मतलब रक्तज। समझ गए? फिर आगे लिखा हुआ है शोणितार, मिला? अब ध्यान देना, शोणितार असाध्य रक्तज नेत्र रोग है। शोणित अर्म, अर्म मतलब टेरेजियम, आपके मेरे सब लोगों के टेरेजियम कुछ न कुछ अंश में होगा, लेकिन तब तक, क्योंकि ये तो वैसी है ना, हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया है। इसमें क्या होता है कि जो आंख का हिस्सा सीधे हवा के कांटेक्ट में आता है, वहां टिश्यू की ग्रोथ होने लगती है। और कुछ लोगों में वो क्या करता है, कोर्निया को ओवरलैप करने लगता है, तो काटना पड़ता है। ठीक, उसको टेरेजियम कहते हैं। तो टेरेजियम असाध्य थोड़ी हो सकता। जो लाल कलर का टेरेजियम होगा वो शोणितार्म होता है, तो साध्य। तो अर्जुन, शोणितार्म, एवर्ण शूक, रक्तज अभिषंद, रक्तज अधिमंत, शिरोत्पात, शिराहर्ष, शिराजाल। अब रह गए 3, अंजना नमिका, क्लिष्टवर्तम और पर्वणी। जैसे कफज में 2 याद किए थे, लगन और पोत की, वैसे ही रक्तज में याद करना है अंजना नमिका और पर्वण। अब तुम कहोगे क्लिष्टवर्म, क्लिष्टवर्म को ऐसे याद करना, किल से, किल तो लिखा हुआ है, किल करेंगे क्या निकलेगा? खून, रक्त। तो रक्तज साध्य 11 हो गए, रक्तज याप्य 1, और रक्तज असाध्य कितने हो गए? 4। रक्तस्राव अजगा जातम शोणितार्श वर्णान्वितम शुकम। जिन बच्चों को श्लोक इजीली याद होते हैं वो लोग ये श्लोक भी याद करना जरूर से, और ये भी करना, क्योंकि श्लोक अगर एक बार आपने याद कर लिया ना, पूरा रटने की नहीं बोल रहा, लेकिन 4 नाम तो याद रख सकते हो। समझ गए? चलो अब सन्निपातज पे आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। 25 है टोटल। और समझदारी इस बात में है कि अगर तुम्हें वातज, पित्तज, कफज और रक्तज याद है, तो रक्त याद नहीं भी करोगे तो एक फंडा बन गया कि जो अपने को नहीं आता वो सन्निपात, जिसका अपने को नहीं पता वो सन्निपात है। लेकिन ये फंडा पीजी वालों के तो चल जाएगा, यूजी वालों के तो लिखिएगा कि साध्य रक्तज रोगों के नाम लिखो, तो एक बार तो भुगतना पड़ेगा। वो है ना एक डायलॉग कि हॉस्टल जाना पड़ेगा, पापा गए थे, मैं गया था, तुम भी जाओ। तो हमने भी याद करे थे, तुम्हारे सीनियर इन्होंने भी करे, एक बार तुमको भी करना है। क्या?
लेकिन जो पीजी वाले सुन रहे हैं वो ध्यान देना। अब देखो यूजी से पीजी आसान है। कैसे? इनको ये कुछ भी याद नहीं करना। इनको क्या याद करना है कि एक तो कांच था ही, एक पक्ष को बता दिया था, तो दो तो क्या हो गए? यप। अब इधर आओ, पुय श्रावम अक्षिपाकत दिख रहे? इन दोनों में पस पड़ी है और ये सन्निपातक है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। क्योंकि आप सन्निपातक में दूसरे नाम देखो ना, ये पुयालस है। तो पुय वाले ज्यादातर किस में होते हैं? सन्निपातक। लेकिन ये चारों आपको ठीक से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि पुय वाला है तो असाध्य ही होगा, पुय वाला है तो सन्निपातज होगा, असाध्य की गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको इन चारों को याद करना है। पुय श्राव, भाई श्राव तो एक है ही, सन्निपातज वाला श्राव पुय श्राव है। बेसिकली तीन याद करने, नकुलांदे, अक्षिपाकत्य और अलजी। शुष्क अक्षिपाक वातिक साध्य था। अक्षिपाकत्य का मतलब है एक्सट्रीमली, जिसमें नेत्र का पाक हो गया, तो पूरा नेत्र ही सेप्टिक हो गया हो। दैट मीन्स कि अगर ये आई बॉल है, ये कॉर्निया है, तो यहां से सुपुरेशन स्टार्ट हुआ और पूरी आई बॉल ही पस से भर गई। अब तो असाध्य है, तो अक्षिपाकत्य असाध्य। ठीक। अब अलजी, अक्षिपाकत्य, नकुल आंधे, तीनों याद रखने। और आंधे के अंदर तो लिख ही दिया आंधे, अब अंधा ही हो गया तो असाध्य हुआ। बात समझ पा रहे हो? तो ये अंधा हो रहा है, ये श्राव है, ये अतिपाक। बेसिकली याद क्या रखना है? अलजी, सन्निपातिक, असाध्य। अब आओ सन्निपातिक साध्य। मैं फिर से अधिष्ठान वाला मिटा देता हूं। पीजी वाले यहां से आराम कर सकते हैं। पीजी वालों को इनको किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं। यूजी वाले आराम नहीं कर सकते। अब आप लोगों को ये याद करने, सुनना गौर से। पुयालस में पुए पड़ा है, सन्निपातज तो है ही। ठीक। उत्संगिनी, कुंभिका, वर्तम शर्करा, अर्शो वर्तम, शुष्काश। अब पीजी वाले यहां ध्यान देना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि मुझे 10 के 10 वातिक याद है, उसमें शुष्कार्ष नहीं आता, नहीं तो पूछेगा शुष्कार्ष में दोष है, और फिर यहां बाहर निकल के बोलोगे अरे यार वो तो शुष्क अक्षिपाक था वातज वाला, मैं तो वात करके आ गया। तो वात करके आ गया तो वो चार में से, वो चार की जगह कितने आएंगे? -1। समझ गए? एक्लिन वर्तम, वर्तम बंद, बहल वर्तम, चा वर्तम, विष वर्तम, वर्तमक, कर्दमक, वर्तम। ध्यान से देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं ये वर्तमगत रोग ही है सारे, और संधिगत में से एक पुयालस है। अब तुमको मजे से याद ये कब होंगे पता है? जब तुम अधिष्ठान के अनुसार रोग पढ़ लोगे ना। जैसे संधिगत 9 पढ़ लिए, तो उसमें 4 तो श्राव है, 35 श्राव में, पित्त, कफज में, ऐसे तो एक ही बचेगा सन्निपातज, कौन? पुयालस। तब फिर जब इस टेबल को देखोगे तो सोचोगे ये क्या, ये जो लिखा हो बिल्कुल ठीक लिखा। संधिगत में से एक ही सन्निपातज है, कौन सा? पुयालस। वर्तमगत इतने सारे हैं, इनमें भी छंटनी हो जाएगी आगे जाके। ठीक। शुक्लगत, शुक्लगत जो रोग है ना टोटल, उसमें से एक तो शिरापीड़ का पहले ही बता दिया मैंने तुमको, सन्निपातज होता है। सारी सिराएं रक्तज होती है, लेकिन शिरापीड़ का सन्निपात। प्रस्तारी, अधिमांसज और स्नायु शुक्लगत रोगों में सन्निपातज अर्म होते हैं। रक्तार्म रक्तज में हो गया, समझ रहे हो? तो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये कब समझ में आएगा? जब अधिष्ठान के अनुसार अभी अपन आगे पढ़ेंगे। और मजेदार बात क्या है, मैं तुमको दोषों से पहले पढ़ा रहा हूं, साध्य साध्य याप्य से पहले पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उत्तर तंत्र किससे शुरू होता है? अधिष्ठानों से। पहला ही चैप्टर संधिगत रोगों का। तो जिस दिन तुम्हारे अधिष्ठान के अनुसार व्याधियां पूरी होगी, उस दिन सिर्फ चिकित्सा के अनुसार ही पढ़नी बाकी रहेगी। क्योंकि ये वाला पोर्शन अपन ने शुरुआत ही किससे करी? इससे, दोषानुसार। सर्वगत देखो साध्य, सो बक्षिपाक, असो बक्षिपाक। बाह्य 2 होते हैं, इनको आगंतुष भी कहते हैं। सनिमित, सनिमित लिंगनाश, और एक होता है अनिमित लिंगनाश। ये 2 बाह्य रोग। इनके बारे में भी थोड़ा सा सुश्रुत संहिता में 2 जगह अलग अलग लिखा हुआ है, उसकी बात करें। अब बात में आगे बढ़ते हैं। ये चिकित्सा के आधार पर बांटे हुए, लेकिन ये चिकित्सा के आधार पर जो बांटे हुए, इनको पढ़ने का मजा तभी आएगा जब अपन पहले क्या पढ़ेंगे? अधिष्ठान के अनुसार।
तो अब अपन शुरू करते हैं नेत्र की एनाटॉमी के बारे में बेसिक चीजें। मैं आपको यहां समझा रहा हूं, पहले नोट्स में देख लेना। देखो ये है नेत्र, और आयुर्वेद में किसको क्या कहते हैं वो सुन लेना। ये सबको पता है, क्या बोलते हैं इसको? ब्रू, आईब्रो। ठीक, ये जो छोटे वाले बाल यहां दिख रहे हैं ये क्या है? आईलेसेस। अरे क्या बोलते हैं इनको? पक्ष। बात समझ आ गई? जिस जगह पर इनकी रूट्स है उनको क्या बोलते हैं? लीड्स, मतलब वर्त। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको क्या बोलोगे? अरे शुक्ल वाला भाग हो गया ना ये। फिर ये क्या हो गया? कृष्ण मंडल। तो कृष्ण मंडल का मतलब क्या हो गया? कोर्निया। शुक्ल मंडल का मतलब क्या हो गया? स्क्लेरा वाला पार्ट। इसके बीच में ये ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, ये क्या है? दृष्टि। इसी को आइरिस बोलते हैं। आगे बात समझे। अब जब अपन आयुर्वेद में पढ़ते हैं आगे, तो वहां आपको जैसे अधिष्ठान में पढ़ोगे संधिगत रोग। अब संधि किस चीज की होगी? ध्यान से देखो, बाहर से चलना शुरू करो। आईलैसेज और आईलिड की संधि कहां होगी? जहां आईलैसेज के रूट होंगे वहां। आईलिड और शुक्ल भाग की संधि कहां होगी? जहां आईलिड एंड होके और शुक्ल मंडल स्टार्ट होगा। और जहां शुक्ल और ये कोर्निया वाला पार्ट है, इसकी मार्जिन है, ये इन दोनों के बीच की संधि। कोर्निया और प्यूपिल के बीच का जो पार्ट है, आइरिस क्या बोल रहा था मैं? प्यूपिल। कोर्निया और प्यूपिल की जो संधि है वो एक संधि। तो इन जगहों पर जो भी रोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? संधि। अब मेरी बात सुना बहुत ध्यान से। अपन कोई भी चीज जोड़ते हैं या कोई भी जुड़ी हुई चीज लाते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहां से 1 किलोमीटर लंबा पाइप चाहिए, तो एक साथ तो आएगा नहीं, उनके बीच में जॉइंट लगेंगे। और लीक हमेशा कहां से होता है? जॉइंट्स। इसलिए सभी स्राव कहां होंगे? संधिगत। चारों स्राव जो है वो कहां से हो सकते हैं? संधि से। बात समझ आ रही है? इसलिए 9 संधिगत में 4 तो क्या हो गए? स्राव। हवा निकल सकती है, मतलब वातिक स्राव नहीं होता। पित्तज होता है, कफज होता है, रक्तज होता है, पुय होता है। ठीक, अब इस चीज को पढ़ेंगे और उसके बाद में ये सारा कुछ पढ़ेंगे। अब अपन शुरू करते हैं यहां से। शाला के तंत्र की निरुक्ति और कुछ दे रखा, ध्यान देने से। शलाकाया यत कर्म क्रियते तत् शालाक्यम। जिसमें शलाका के द्वारा काम किया जाता है। शलाका समझते हो ना? प्रोब आती जो। और शलाका प्रधान कर्मम शालाका। अभी यूजी वालों काम का है, पीजी वाला देखते पहचान जाएगा। परिभाषा, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में शाला के तंत्र की, अष्टांग आयुर्वेद की सबकी परिभाषा क्या लिखा है? शालाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम स्वर्ण नयन वदन घ्राण आदि संशिता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। मिला? कुल मिला के इंक्लूडिंग आई ईएनटी इज शालाक्य इन आयुर्वेद। और वाग्भट इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वांग। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान, ऐसे बोलता है वो। तो ये ऊर्ध्वांग चिकित्सा मान। विजयराज निम्मी को शालाक्य तंत्र का अधिपति कहते हैं, किंतु वर्तमान में शालाक्य का विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में ही मिलता है। शालाक्य तंत्र को निमि तंत्र या विदेह तंत्र भी कहा जाता है। पीजी वालों ध्यान देना, निम्मी के अतिरिक्त कराल, भद्रक, शौनक, चक्षुष्य, भोज, सत्याय की कांकायन ये शालाक्य तंत्र के अन्य आचार्य। यूजी में क्वेश्चन आता है कि शालाक्य तंत्र के किन्हीं 5 आचार्यों के नाम लिखो, शालाक्य तंत्र की निरुक्ति लिखो, शालाक्य तंत्र की परिभाषा लिखो, तो समझ में आनी चाहिए। अब भी छोटे बच्चे तो हो नहीं। निरुक्ति का मतलब है शालाक्य शब्द का अर्थ क्या है। परिभाषा का मतलब है इसका कंपोजिशन और कल्चर क्या है, गुण और कर्म जिसमें आते हो वो परिभाषा होती है। और सिर्फ शाब्दिक अर्थ जिसको परिभाषित करता है वो निरुक्ति होती है। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है उस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किन प्रत्याहारों से, किस धातु से हुई, वो व्युत्पत्ति। तो 3 तरह की बातें हैं, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, परिभाषा। व्युत्पत्ति व्याकरण की दृष्टि से जो उसकी ग्रामर है उस वर्ड की, वो व्युत्पत्ति। निरुक्ति उस शब्द का केवल शाब्दिक अर्थ क्या है, निरुक्त।
और परिभाषा का मतलब उसका रियल मीनिंग क्या है, जिसमें गुण और कर्म शामिल। ठीक, विधिराज निमित्त तक याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, नेत्र की संरचना। वैसे अपन ने तो पढ़ लिया शिशु फर्स्ट वाले पीजी वालों तुमने कि नेत्र में 8 सिराएं होती है। ठीक, और इसमें संधि 2, संधि वो वाली संधि जो अपने संधियां पढ़ी थी ना टोटल शिशु में, तो वर्तम मंडल नेत्र आश्रय 2 ऐसा लिखता है। नेत्र में कुल संधि कितनी होती है? 6। 4 तो नेत्र गोलक में होती है और 2 वर्तम संधि। मतलब आई बॉल के अंदर कितनी? 4 और बाहर कितनी? 2 आईलिड वाली। ठीक, नेत्र में पेशी 2, धमनी 2, अश्रुवाई। ठीक है, मर्म 1 होता है अपांग। चरक विमान 8 में दोनों नेत्र के बीच का स्थान कितना बताया होगा? नेक्स्ट, नेत्र गोलक या नयन बुदबुद। शब्दों को समझना। बुदबुद का मतलब बुलबुला, बुलबुला मतलब एग शेप, अंडा। तो नेत्र गोलक कैसा होता है? अंडाकार होता है ना, पूरा राउंडेड नहीं होता, एकदम गोल। बाहुल्य 2 अंगुल। अब क्वेश्चन आता 2 नंबर का, नेत्र गोलक का बाहुल्य लिखे कितना? 2 अंगुल। आयाम और विस्तार कितना? 2.5 अंगुल। आयुर्वेद में आयाम का मतलब होता है लंबाई, विस्तार का मतलब होता है चौड़ाई, और बाहुल्य का मतलब होता है मोटाई। ठीक, विद्याद 2 अंगुल बाहुल्य स्वयं अंगुष्ठ उदर सम्मितम 2 अंगुलम सर्वतः से अर्धम विषग नयन बुद्ध। आकृति सुवृत्तम गो स्नाकारम सर्वभूत गुणोदगम। पीजी वाले ध्यान देना, सुवृत्त तो है लेकिन साथ में क्या लिख दिया? गो स्नाकार, तो एक शेप हो गया ना। आगे लिखा है सर्वभूत गुणोदगम। ये टुकड़ा आता है कि किसके लिए बोला? इसके लिए। सर्वभूत गुणोदगम का मतलब है, अभी अपन आगे जाके नेत्र गोलक की पंच भौतिकता पढ़ेंगे कि 5 महाभूत उसमें किस किस तरह से काम करके उसका कंपोजिशन करते। पंच महाभौतिकता में लिखता है इसका मासल भाग पृथ्वी से बना होता, इसका रक्तज भाग अग्नि महाभूत से, इसका कृष्ण मंडल वात से, इसका शुक्ल मंडल जल से, और जो खाली जगह है वो हमेशा किसका? आकाश। नेत्र में खाली जगह क्या होता है? अश्रुवाहिनियां। तो अश्रुवाहिनियां जो होती, अश्रु नहीं अश्रुवाहिनी करना, अश्रुवाहिनियां किससे बनी होती है? आकाश की अधिकता से। लिखता है पलम भू अग्नि तो, पल मतलब मास, भू मतलब भूमि, मासल भाग किससे? भूमि से। अग्नि तो रक्तम, और रक्तज भाग अग्नि से। वातात कृष्णम सितम जलात, सित मतलब सफेद। आकाशाद अश्रु मार्गाश जायंत, और आकाश की सबसे ज्यादा उपस्थिति कहां है? अश्रु मार्ग। ठीक, अब इसके मंडलों पे आते हैं, बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये पूरा आईबॉल है। ये इसका जो टोटल आयाम था, विस्तार था, वो 2.5 अंगुल था। उसका 1/3 क्या होता है? प्रश्न। तो ये कोर्निया वाला पार्ट, ये वाला, इसके कुल आयाम का कितना है? 1/3। आगे बात समझ में? ये कोर्निया वाला पार्ट बना। ठीक, अब इस कोर्निया वाले पार्ट के बीच में कौन होती है? दृष्टि या प्यूपिल। वो कितनी है? कृष्णात सप्तम इच्छन्ति। कृष्ण मंडल का बोलो कितना? 1/7। और ये जो कृष्ण मंडल था, ये किसका 1/3 था? नेत्र गोलक के कुल आयाम का कितना? 1/3। बात समझ आ गई? अब अगर 1/7 ऑप्शन नहीं हो तो क्या करोगे? फर्स्ट आंसर तो यही है बाबू। लेकिन अगर 1/7 ऑप्शन नहीं हुआ तो सुश्रुत संहिता में जो 35 चैप्टर था, उसके अंदर शरीर प्रमाण दिया हुआ है, शरीर की हर चीज का मेजरमेंट। वहां इसने एक दूसरी बात कह रखी। वहां ये बोलता है कि दृष्टि कृष्ण मंडल का 1/9 होती। लेकिन फर्स्ट आंसर तो यहीं से करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर सेकंड आंसर ये करेंगे। आई बात समझ? ऑनलाइन वालों कुछ बोल थोड़ी रहे हो, कुछ पूछ थोड़ी रहे हो, आंसर कर रहे हो ना बराबर। अब एक कौन पूछ रहा है? कोई कह रहा है बुक राइटर का नाम क्या है? अंजलि लिख रही है मेरा नाम। बुक थोड़ी, ये नोट्स मैंने डाले ना ग्रुप में, सबको डाले ईएनटी वालों को।
ऐसी बुक कहाँ आती है बाबू, ये सुश्रुत की लिखी हुई किताब है, अपन ने उसमें छांट छांट के लिया। चलो आओ, बुक राइटर का नाम नेत्र मंडल संधि और पटल। सुनना गौर से, देखो ऐसा नहीं है कि अगर इतना बड़ा शालक्य तंत्र या नेत्र रोग के बारे में आचार्यों ने लिखा होगा तो उनको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नहीं पता, उनको पता था लेकिन उनकी शब्दावली अलग थी भाई, उस टाइम की लैंग्वेज थी उनकी। अब बात को सुनना, जैसे अभी मैंने आपको बोला, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, 76 नेत्र रोग, और कोई तुम्हें कहते 76 याद कर, नहीं कर सकते। किस में बांटा? दोषों, दोष वाले भी रहन से बाहर थे, 10 10 16 16 25 25 हो रहे थे। किस में बांटा? साध्य, याप्य, असाध्य। आगे और बढ़ जाएंगे अधिष्ठान में, चिकित्सा में, तब देख दो दो बचेंगे। उसी तरह से अगर पूरे नेत्र गोलक के रोगों को एक साथ ही पढ़ते तो रायता हो जाता, मिक्स वेज रायता, उसमें सब मिलता। लेकिन इस मिक्स वेज रायते को अलग करने के लिए इसने क्या बोला कि नेत्र के अंदर मंडल होते हैं, संधि होती है, पटल होते हैं। अब इनकी काउंटिंग है। बेसिकली इसने क्या किया, आईबॉल जो है ना, उसको पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग तरीके से। अब एक इतना सा पार्ट है या ऊपर का सुपरफिशियल वाइट पार्ट है, उसके रोग तो याद करने आसान है ना, उसमें एक बेस होता है कि इस जगह में रोग हो, उस रोग की संप्राप्ति का एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले मंडल, संधि और पटल को समझते हैं। मंडलानी च संधिश्च पटलानी च लोचने यथा क्रमम बीजान्यात सट सट सॉरी पंच सट च सडेव, 5 6 6 सीक्वेंस ये रहना चाहिए, 5 6 6। फिर भी कई भूल जाते हैं, तो ऐसा याद रख लेना, पंचम बराबर मंडल, बाकी दोनों 6 6। समझ गए? अब गौर से सुनना, अपन क्या कर रहे, ये आईबॉल है और इसमें क्रम से आगे बढ़ते हुए इमेजिनरी सर्किल्स जो है वो बना, जैसे तुमने सुना होगा ना कर्क रेखा, इमेजिनरी लाइन से दुनिया को बांटती है ना, वैसे ही अपने 5 राउंड्स बना लिए हाइपोथेटिकली, और उसमें नेत्र को 5 मंडलों में अपन ने बांटा। क्या है वो 5 मंडल? सुनना, ये आईबॉल है, उसके अंदर ये कॉर्निया, उसके अंदर ये प्यूपिल है। अब बाहर से शुरू करते हैं, बिल्कुल बाहर से। तो इन सब के बाहर कौन सा मंडल होगा? ये वाला, अरे आई लेसेज वाला। तो ये तो क्या हो गया? पक्ष मंडल। सुनना गौर से, अब ये पक्ष किस पे टिके हुए बाबू? वर्तम, वर्तम पे तो टिके हुए हैं। तो ये कौन सा हो गया? बात समझ गए? वर्तम बाद अंदर जाएंगे, कौन आएगा? अरे कॉर्निया, स्क्लेरा वाला पार्ट, अरे स्क्लेरा आएगा ना, जो व्हाइट वाला पार्ट, ये तीसरा हो गया। इसको क्या बोल देंगे? श्वेत मंडल। अब श्वेत पे श्वेत पेन तो कैसे चलाऊं, दिखेगा नहीं, इसलिए ग्रीन चला। नेक्स्ट कृष्ण मंडल, यहां पर ये जो कॉर्निया वाला पोर्शन है, ये पूरा क्या है? तो ये हो गया कृष्ण मंडल। और लास्ट क्या हो सकता है? दृष्टि, तो ये दृष्टि या प्यूपिल। आगे बात समझिए। अब आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है और उसकी नेत्र में 5 चीजें आपको इमेजिन करनी है। सबसे बाहर वाली आईलेसेस, तो ये हो गया पक्ष मंडल। उसके बाद में अंदर वर्त मंडल, उसके बाद अंदर श्वेत मंडल, उसके बाद अंदर कृष्ण मंडल, उसके बाद अंदर दृष्टि। तो 5 मंडल हो गए। और ये पांचों मंडल जो है, इनकी आपको ब्यूटी दिख रही होगी कि ये क्रम से अनुपूर्व क्रम में एक दूसरे के बीचों बीच जा रहे हैं। क्या लिखता है? अनुपूर्वम तु ते मध्य चत्वारो अंत्या यथोत्तरम, क्रम से एक दूसरे के अंदर की ओर स्थित होते। अब ये लाइन आती पीजी एग्जाम, ये क्या है? तो जिसने दिवाली पे चक्री चलाई है ना, वो आंसर कर सकता है इसका। कैसे?
ये ऐसी तो बनी है चक्री, ऐसे जलेबी जैसा, अंदर 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 अंदर। ये उसी बात को बोल रहा। ये लाइन किसके लिए आई है? नेत्र मंडल की। यहां लिख रखा मैंने, पक्ष मंडल आईलेसेस, वर्त मंडल लीड्स, श्वेत मंडल स्क्लेरा, कृष्ण मंडल कॉर्निया और दृष्टि मंडल क्यूब। संधियां सुनना गौर से, वही नेत्र। 6 जॉइंट्स है। अब वो जो इमेजनरी 5 आपने मंडल माने हैं ना, और भाई उसमें ऑर्गन तो वही रहेंगे, नेत्र के पार्ट तो वही रहेंगे, जॉइंट 6 हो जाएंगे। कैसे? सुनना। सबसे पहला पक्षम वर्तम, सबसे बाहर पक्षम था, उसके अंदर वर्तम था, मतलब आई लेसेज आईलिड, एक इनका जंक्शन हो गया। दूसरा आईलिड और स्क्लेरा का हुआ। तीसरा स्क्लेरा और कॉर्निया। चौथा कॉर्निया और प्यूपिल, उसका हाँ प्यूपिल का, समझ गए? 4 तो ये हो गए। तो बावड़ों जब 5 गोले हैं तो उनके बीच में 4 जॉइंट तो बन ही सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 4 तो ये बन गए। 2 कौन से? कनीनक और अपांग। जो नाक के पास वो कनीनक और जो पीछे की तरफ है वो अपांग। तो इनर कैंथस कौन सा हो जाएगा? कनीनक। अरे ये गलत लिखा हुआ है, यही समझा रहा हूं। कनीनक जो है वो इनर कैंथस और अपांग क्या हो जाएगा? आउटर कैंथस। इनको सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक। ठीक। अब किसी को याद नहीं रहता तो भैया से याद रखना, जो नाक के पास में हो वो कनीनक, नाक की तरफ वाला कनीनक, और अपांग वाला बाहर का। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेत्र के पटल 5 मंडल पड़े, 6 संधि पड़ी, अब 6 पटल। जिसको मंडल याद है उसको संधि याद है, क्योंकि 5 मंडल की 4 संधि और 2 क्या है? कनीनक और अपांग। ठीक। पटल 6, 2 वर्तम पटल, तो 2 तो आईलिड वाले पटल हो गए। अब ये मत पूछना कि पटल क्या है, मैं समझा देता हूं। अगर आप आईबॉल वाला जो एरिया है उसको अनुप्रस्थ काट समझते हो, डिसेक्शन करें अपन, तो 1 2 3 4, अगर उसके टिश्यू को ऐसे काटे तो क्रम से अंदर की ओर उत्तरोत्तर धातुएं आएगी। तो आईबॉल के अंदर तो 4 ही पटल हैं, लेकिन नेत्र के कुल पटल कितने? 6, क्योंकि 2 कौन से मान ली इसने? वर्तम पटल, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो नेत्र गोलक के अंदर 4 पटल और 2 बाहर के वर्तम पटल, मिला के कितने होते हैं? 6। इन पटलों के नाम वही है, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल और चतुर्थ पटल। अब सुनना, आप लोगों ने सुना होगा एक्वस ह्यूमर, ऐसा कुछ नाम सुना? कभी 8वीं 10वीं में सुना होगा ना, विट्रस ह्यूमर ऐसा। ये तेजो जल आश्रित ये प्रथम पटल है। इससे डीप प्रिक करोगे तो क्या आएगा? मास। इससे डीप प्रिक करोगे तो मेद। और फिर तो फेस की जो बोन्स है वो आ जाएगी ना, अस्थि। जो ये ऑर्बिट जिसके अंदर फिट है ये आईबॉल, वो एंड पार्ट आ जाएगा उसका। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि पटल जो है ना उसमें 4 तो आप आईबॉल को ऐसे ऐसे काटोगे वो है, और 2 इसके बाहर के वर्त में। तो 2 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 और 2 6। 2 वर्तम पटल, पहला तेजो जल आश्रितम, दूसरा पिशक आश्रितम मतलब पिशित ये मांस वाला, तीसरा मेद आश्रित, चौथा अस्थि आश्रित। टोटल कितने पटल? 6 पटल। ठीक है। यही सब लिखा हुआ है। पीजी के हिसाब से ऐसे आ सकता है जैसे बाह्य तेजो जल आश्रितम, उसके अंदर वाला पिशित, पिशित मांस को कहते हैं। मेद तृतीय पटलम आश्रितम, फिर क्या लिखता है? अंतिम वाला अस्थि आश्रित। फिर आगे लिखता है पंचमांश समम दृष्टि तेषाम बाहुल्यम इष्यते। अब ये कहता है दृष्टि का 1/5 इज इक्वल टू 6 पटलों का बाहुल्य। बात को समझना, ये एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है कि ये जो तेजो जल, मांस, मेद और अस्थि, इनकी जो लेयर्स है ना आईबॉल में, उनकी थिकनेस क्या है? तो वो दृष्टि का भी 5वां भाग है अगर इन सब की थिकनेस को मिला दें। ये जो पटल है क्योंकि इनके बीच के अंदर तो कलाएं है ना, इनके बीच का जो एरिया है ना
वो दृष्टि का पंचमांश है, इन पटलों 6 पटलों का बाहुल्य, ऐसा सुश्रुत कह रहा है। सत्य कथन है। आए तो आंसर पर। नेक्स्ट आगे आओ। नेत्र गोलक के बंधन, सिक्किम वाली ट्रिक याद करते हैं अपन इस, है ना, सिक्किम, सिरा, कंडरा, कालकास्थी और मीन। अब सुनना गौर से, सुश्रुत कह रहे हैं कि आईबॉल ऑर्बिट के अंदर आईबॉल को कौन होल्ड करके रखता है? 4 चीज, सिरा, कंडरा, कालकास्थी को अस्थि भी कहते हैं कई बार ऑप्शन में, कालकास्थी या कालक अस्थि है ये, है ना, कालकास्थी और मेद। तो सिक्किम से याद होता है। क्या लिखता है श्लोक? सिरा नाम कंडा नाम च मेदसम कालकस्य च, केवल कालक भी लिखते हैं, केवल अस्थि भी लिखते हैं। ठीक। गुणा कलात पर श्लेष्मा बंधने अक्षणों सिरायुतम। अब आगे देखो, नेत्र रोग की सामान्य संप्राप्ति, सिक्किम से याद करना। वाग्भट वाला किसी को याद है? आगे बताऊंगा वाग्भट वाला जो बुक्स पढ़ी। नेत्र रोग की सामान्य संप्राप्ति, जामनगर में 2012 में एक क्वेश्चन आया था कि नेत्र रोगों में दोष होते हैं, सिरा अनुसारी, धमनी अनुसारी, स्रोतस अनुसारी, सभी। आंसर क्या गया? सिरा अनुसारी। सामान्य संप्राप्ति है नेत्र रोगों की, 2 नंबर का यूजी का क्वेश्चन है। लोग याद रहे तो ठीक, नहीं तो क्या लिखोगे कि शिराओं के अंदर कुपित हुए दोष ऊपर की तरफ नेत्र में जाके और नेत्र रोगों को उत्पन्न करते, तो सिरा अनुसारी होते हैं कौन? नेत्र रोग। ठीक। और नेत्र रोगों के लिए क्या लिखा है? रोगा परम दारुण। अब आंख के अंदर तो अगर जोर से हवा लग जाए तो ही चुभन हो जाए, तो अगर इसके अंदर कोई बीमारी होगी तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होनी। नेत्र रोगों के सामान्य लक्षण, आप लोगों ने देखा होगा कॉमन इन्फेक्शन होते हैं बच्चों में जिनकी वजह से कंजक्टिवाइटिस वगैरह होती है, और जब स्कूल में एक बार एक को हो जाती तो फिर सबकी हो जाती, होती थी ना बचपन में। वही सब सामान्य लक्षण है। क्या होता था? क्या लिखा है? तत्र आविलम सर्रभम अश्रु कंडु उपदेवते। शब्द को समझना। आविल का मतलब धुंधला, सर्रभ का मतलब लाल, अश्रु का मतलब आंसू, कंडु का मतलब ईचिंग, उपदेवते का मतलब आंख जो मल से भर जाती बार बार। आगे देखो, गुरु तोष, सॉरी गुरु ओष तोद राग आदि जुष्टम, तीनों दोष लिख दिए, कफ पित्त वात। और आगे जो लिखा है वो मजेदार, इसने लिखा है नेत्र रोगों के सामान्य लक्षणों में अव्यक्त लक्षण। ठीक। अब सुनो, अव्यक्त किसका क्या था? चरक बराबर 2 का था। एक तो पूर्व रूप था ना, क्षीण का पूर्व रूप, और वात व्याधि का पूर्व रूप, ऐसा था। अव्यक्त का मतलब ये है कि हर व्याधि के पूर्व रूप आते हैं, बीमारी होने से पहले पता चलता। अब वात व्याधि में तो जैसे कोई कहीं से गिर गया, ये भी वात व्याधि होगी उसको बाद में, तो अब किसी गिरने का पहले थोड़ी पता चल सकता। और क्षीण एक वचन है, एक रोग है, वात व्याधि बहुवचन, इसलिए इनके श्लोक की लाइन बिल्कुल एक जैसी है। इसके अंदर लिखा आता है अव्यक्तम लक्षणम तस्य, तो तस्य आए तो एक वचन है, और इसमें आता है तेषाम, ये बहुवचन। बाकी श्लोक डिट्टो और आंसर चेंज हो जाता है। तो चरक अनुसार तो ये, और सुश्रुत के अनुसार नेत्र रोग के संदर्भ में अव्यक्त लक्षण। आगे एक लाइन लिखी हुई है, च शूलम वर्तम कोशेषु शूक पूर्णाभम एवं। मिला? देखो, नेत्र में कोई भी व्याधि होगी तो चुभेगा, चुभना ही सूख पूर्णाभ वेदना है। चुभना ही, तुम रेशम का टुकड़ा डाल दो आंख के अंदर वो भी चुभेगा, तुम एकदम सॉफ्ट जो रुई होती है वो डाल दो तो भी चुभेगा, सूख के समय। अब ये लाइन नेत्र रोगों के सामान्य लक्षणों की लाइन है, सामान्य बात। और लक्षण नहीं आंसर करना हो तो पूर्व रूप कर देना, एक ही बात, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ डिफरेंशिएटेड है नहीं, कई किताब पूर्व रूप लिखती है, कई सामान्य लक्षण लिखती है। सुनना, लेकिन अगर हिंदी में पूछे कि किसी रोगी में, एक नेत्र रोग के रोगी में सूग पूर्णाभ वेदना है, तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? मॉडर्न से है ये क्वेश्चन,
और मॉडर्न से इसका आंसर क्या जाता है? ट्रैकोमा। इसमें ग्रेनुलर टाइप की कंजक्टिवाइटिस होती है। जो ये कंजक्टिव वाला पार्ट होता है ना, जैसे मान लो कि ये आई बॉल है और यहाँ जो ऊपर ये कंजक्टिव है, तो जनरली तो जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें रेडनेस और ये सिक्रेशन और ये होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे बन जाते हैं, ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। अब सोचो कि वो कितने चुभ रहे होंगे। और इसकी मजेदार बात सुनो, ट्रैकोमेटस अल्सर बनते हैं बाद में ये, और ये अल्सर हील होते हैं। तो जब हील होता है कुछ भी, तो वहां पे टिश्यू श्रिंक होता है। अब सुन, एक बार सुनना, जैसे देखो ये आईलिड का नीचे वाला पार्ट है, यहां पर अंदर ग्रेन्यूल्स बन गए, और ये जब हील करेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसके आईलेसेस के अंदर वाला, ये श्रिंक होगा तो छोटा होगा। जैसे ये छोटा हुआ तो एज ए कॉम्प्लिकेशन एंट्रोपियन हो जाएगा, आईलेसेस अंदर की तरफ मुड़ेगी, तो एक और सर्जरी होगी। तो एंट्रोपियन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैकोमा। और ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। सारी बात समझ में, ट्रैकोमेटस बैक्टीरिया होता है इसमें। अब अगर हिंदी में पूछे तो यूं समझना मॉडर्न का क्वेश्चन, तब तो पोत की आंसर कभी मत करना। ट्रैकोमा को आयुर्वेद में पोत की कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मॉडर्न का है और आया हुआ है। और मॉडर्न की जो बुक्स है हिंदी की, उनके साहित्य में भी यही लैंग्वेज लिखी हुई है कि सूख चुभने के समान वेदना होती नेत्र में। कौन से नेत्र रोग? तो मॉडर्न से आंसर ट्रैकोमा ही करना है। याद रखना कि अगर मॉडर्न से पूछा जाए तो ट्रैकोमा आंसर करना है, नहीं तो आयुर्वेद से पूछा जाए तो नेत्र रोगों के पूर्ण रूप या सामान्य लक्षण आंसर करते हैं। ठीक है, चलो। दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक किसको कहा जाता? अरे फादर ऑफ मेडिसिन, चरक। ये भी कोई सवाल है क्या? कॉन्फिडेंस नहीं है ना। संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्जन। लेकिन दुनिया का पहला ट्रीटमेंट क्या है? जिस चीज से बीमारी हो उस चीज को छोड़। निदान परिवर्जन आयुर्वेद में पहला ट्रीटमेंट। और ये एक ऐसा यूनिवर्सल श्लोक है जो फाइनल ईयर का कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में लिख सकता। काय चिकित्सा में लिख दे, नेत्र रोग में लिख दे, सर्जरी में लिख दे। किसी के पथ्य है, पथ्य पूछ रहा है, 2 नंबर में श्लोक लगा दे वहां। तो ऐसा कोई पेपर जाना ही नहीं चाहिए जिसमें श्लोक नहीं लिखा हो, क्योंकि फाइनल किससे रिलेवेंट? चिकित्सा से, ट्रीटमेंट्स। भाई फर्स्ट ईयर में आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझते हो कि ह्यूमन बॉडी जो है उसकी नॉर्मल संरचना क्या है और वो कैसे फंक्शन करती है। संरचना एनाटॉमी, फंक्शन किसके? फिजियोलॉजी के। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप पढ़ते हो पैथोलॉजी, कि इस नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या क्या गड़बड़ हुई, किसने किसने करी और कैसे कैसे पहचान। फाइनल में आप सीखते हो कि एक बॉडी सामान्यतः ऐसी होती है, इसने ये गड़बड़ करी, मुझे इसको वापिस ऐसा करना है, तो मुझे कौन सी मेडिसिन देनी है या क्या सर्जरी करनी है। यही तो सिलेबस है अपना। इसलिए तो फर्स्ट ईयर में है ना फिजियो, नहीं तो फाइनल में पढ़ा देते। समझ रहे हो? तो कहने का मीनिंग ये है, संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जन रट लेना। और पीजी के हिसाब से सुश्रुत की देन है निदान परिवर्जन चिकित्सा। सुश्रुत की देन। चरक संहिता में निदान परिवर्जन चिकित्सा का वर्णन कहां मिलता? किसमें मिलता है? चरक में कृमि रोग चिकित्सा में, विमान स्थान। और वहां कृमि की कितनी चिकित्सा बताते हैं? 3। ट्रिक कैसे लिखते हैं? अपना कृमि। अपना कृमि से क्या हो गया? अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। तो निदान परिवर्जन वहां पे यही कि जो उसका कॉज है उसको विड्रॉल। ठीक, अब अपन वहां पहुंच गए जहां से अपन ने शुरू किया था। देखो, वातात दशम तथा पित्तात कफात च एवं त्रयोदश, है ना? अभी बोल के बता रहा था, अब गा के सुना रहा। समझ में आ रहा है? रक्तात षोडशम विज्ञेयो सर्वजा पंच विषम। अब मैंने कहा था सन्निपात नहीं लिखा है, और वो तुम्हारे साथ खेल खेलेगा एपीजीटी वाला। वो कहेगा सर्वज नेत्र रोग लिखो, पहला ऑप्शन 17 देगा वो, और 17 खतरा है इस केस, क्योंकि 17 तो सर्वगत है।
आप शब्द समझ गए ना, सर्व प्लस गत, गत का मतलब अधिष्ठान, किस जगह पे, तो वो 17 है। सर्व ज, सभी से जन्मा हुआ, कौन, सन्निपात। तथा पुनः वायु द्वय, टोटल रोग 60 सप्तति इसमें। ठीक, अब जो पढ़ा उसी को जूम करके पढ़ा रहा हूं, देखो इधर। अब तुम बताना, मैंने बहुत बता दिया। वातिक नेत्रों कितने थे, साध्य कितने, याप्य और असाध्य 4। उससे पहले 3-4 फंडे क्लियर कर लेते हैं। सभी श्राव असाध्य होते हैं, सभी याप्य रोगों में 6 कांच और 1 पक्षम कोप होता है, और सभी साध्य में 1 अभिषंद और 1 अधिमंत होता है। ठीक है, अब वातिक 5 साध्य में वातिक अभिषंद वातिक अधिमंत, अन्य तो वात वात पर्य और सूक्ष्म, इधर 1 कांच हो जाएगा याप्य में, और असाध्य में 4। 2 तो हथ थे, वात हतवर्तम हतादिमंत निमेश और गंभीर। ठीक, 35 टोटल रोग कितने, फॉर्मूला क्या, 6 + 2 + 2, 6 साध्य, 2 याप्य कांच और 2 असाध्य, जिसमें से 1 पैतिक श्राव था, 1 हसु जाड्य था। कफज तो दुनिया का सबसे सीधा फॉर्मूला, 11 + 1 + 1, और वो 1 + 1 अपने को याद है, याप्य कफज का और असाध्य कफज श्राव। बाकी सारे कफज 11 क्या होते हैं, साध्य। उसमें 2 तो वही हो गए कफ कफ वाले, बाकी श्लेष मुपना कृमि है ना, बलास पिष्टक, ऐसे शब्द आते हैं, तो उससे याद हो जाए। ठीक, अब वही सब यहां लिखा हुआ है लेकिन बड़ा करके। अब जो मैं तुम्हें कह रहा था कि वातिक असाध्य का भी अगर श्लोक याद कर सको तो करना। अतादिमंतो निमेशो दृष्टि गंभीरी का चयाम यत च वात हत वर्तम न ते सिद्धति वात। तो किसी को आदत हो वो तो कर लेना, नहीं तो 2 हत निमेश गंभीरी का जिंदाबाद। ज्यादा श्लोक नहीं रटने और ज्यादा रट के पढ़ना भी नहीं। अगर पहले समझ लिया ना तो फिर बाद में ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़े। नेक्स्ट, 35 वाला देखो, जूम करके लिख रखा है, क्या लिखा है, 6 साध्य 2 याप्य 2 असाध्य, पढ़ लिया। और 6 साध्य 2 अभिषण 2 अधिमंत, 1 पित्त विदिक दृष्टि, 1 अम्लीय दूषित, 1 धूमदर्शी और 1 शुक्ति। ठीक, और याप्य में 2 कांच, परिअम्लय और नील कांच, और असाध्य के अंदर बोलो असुजाड्य और 35 श्राव। कफज में 11 + 1 + 1, सिंपली सारे सामने पड़े, अभी बात ही हुई उसकी। रक्तज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 11 + 1 + 4, तो 1 है, मतलब 1 रक्तज कांच। 11 कैसे याद किए थे, या तो रक्त आएगा या सिरा आएगी, 1 सिरा पीड़िका सन्निपातज होती है। और 4 रक्तज असाध्य का श्लोक याद करने को बोला था मैंने, फिर भी नहीं समझ में आए तो याद कराया था एक एक करके। 1 तो अजगा थी, 1 सेवन शुक था, 1 शोणितार्ष, अरुणी, अरुण तो टेरेजियम साध्य, अर्श, 1 कौन सा, रक्तस्राव, 4 में से 1 श्राव, ये रक्तज। और याप्य कौन सा होगा, 1 ही, रक्तज कांच। 11 साध्य थे, इसमें से कफज में से मैंने पोत की लगन याद करने को बोला था साध्य में, इसमें पर्वणी और अंजना नमी का याद करने को बोला था। क्लिष्ट किल से याद हो जाएगा, अर्जुन रक्त बहाता है, 3 सिराएं पड़ी है, और एवं शूक अजगा जात सेवन शूक तीनों ही रक्तज है, लेकिन एवं शूक साध्य रक्तज है, अजगा जात और सेवन शूक क्या होते हैं, असाध्य रक्तज होते हैं। फिर रक्त अभिषंद, रक्त अधिमंत, शिरो उत्पाद, सिराज, ये सब। ठीक, फिर उसके बाद में सन्निपातज की बात करी थी। सन्निपातज में क्या पढ़ा कि यूजी वालों को याद करने हैं, पीजी वालों को याद, साध्य वाले नहीं करने। अब इसका कंपोजिशन क्या है, 19 + 2 + 4, तो 2 याप्य कौन से, 1 तो सन्निपातज कांच, और 1 7वां कौन सा है, पक्षम को, तो 2 तो याप्य हो गए, 4 असाध्य इसके, और 19 क्या है, साध्य। ठीक, अब आगे सन्निपातज असाध्य, ये 4 हुए, श्राव, अक्षी, पाकाते, नकुलांत और अलजी, ये याद करना। बाह्य रोग मैंने 2 लिखवा दिए, सनिमित लिंगनाश और अनिमित। यहां से कल अपन शुरू करेंगे अधिष्ठान भेद से, लेकिन उससे पहले तुम्हारे मन की शांति के लिए क्या करेंगे, किताब से जो बुक है ना उत्तर तंत्र वाली, तो 10 या 15 मिनट लगेंगे, एक तो आज वाले का कल रिवीजन हो जाएगा, लेकिन तुम लोग याद करके आना। और नेत्र रोगों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, लिख लिख के याद।
लिखो, खूब लिखो, लिख लिख के याद करो, जितना भूलो फिर लिखो, फिर लिखो यार भूल गया, जब वापस किताब में देखो तो फिर 1 नंबर शुरू कर दो, 5 बार लिखोगे ना कभी नहीं भूलो। और नेत्र रोग जिसको एक बार टिप्स पे हो जाते हैं, देखो लक्षण और चिकित्सा में पक्के से टिप्स पे करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये तो संपट रखनी पड़ेगी कि ये वातज है कि पित्तज है कफज, नहीं तो कैसे चिकित्सा समझाऊंगा। फिर तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें शस्त्र कर्म नहीं होता, ये 52 साध्य में से है, ये 7 याप्य में से है, ये 17 असाध्य में से है, और उन 52 में से फिर ये शस्त्र करते हैं, वो आगे की बात, छेदन भेदन लेखन पढ़ेंगे तब बात। ठीक है, चलो जाओ, इतने पढ़ेंगे। अच्छा एक ये फॉर्मेट याद कराना, कल यूजी वाले तुम लोग ईएनटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी टेबल से करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो फिर भगवान जाने क्यों, क्योंकि ईएनटी वाला कोई भी टीचर हो रायता पसंद नहीं करता है, उसको जीरा अलग चाहिए, दही अलग चाहिए, घी अलग चाहिए, खीरा अलग चाहिए, जो भी उसमें तुम डालते। अगर तुमने मिक्स वेज रायता कर दिया तो वो तुम्हें 0 दे देगा फिर, क्यों, रोग का नाम है अलजी, अधिष्ठान पूछे, तो तुम अगर एक मैनर में लिखोगे ना उसको मजा आएगा, बच्चे को कितना अच्छे से याद। अब भले ही वो पूछ रहा है तुमसे कि अलजी में दोष क्या है, तुम कम से कम ये 3 तो लिख दो और इस फॉर्म लिख दो, 5 नंबर के 10 नंबर के हर क्वेश्चन में चाहे वो कुछ भी पूछे तुम्हें यही उल्टी करनी उसके ऊपर कि मुझे ये आता है और मैं तो ये बता के रहूंगा, तो फिर वो नंबर नहीं काट पाए। ठीक, इस फॉर्मेट में लिखना आंसर, कल पढ़ेंगे इसके आगे का। ठीक है, अबे क्या क्या पूछ लिया, क्या क्या पूछ लिया भाई, अरे रुक जाओ, अच्छा इधर आंसर कर, ठीक है। वो टारगेट वाले रुक जाना, उनके वो रस और डीजी वाली क्लास पढ़ाऊंगा, ये वाले जाओ शालक के बाद।